अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। मौजू जो चल रहा था मुजाहिद हुसैन साहब के पॉडकास्ट के ऊपर जो निकात उन्होंने उठाए थे उसी पे आज भी बात आगे चलेगी। लेकिन पहले वो जो याद दहानी है कि पंजाबी प्रोग्राम हंगारा के लिए लिंक दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि वो जल्द अज जल्द फंक्शनल हो सके आपकी सब्सक्रिप्शन के हिसाब से, और पंजाबी प्रोग्राम उधर शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा सिर्फ एक नुक्ते को टच किया था कि इस तरह एक वेबसाइट या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो चल रहा है, जिसको चलाने वाला कौन है वो उन्होंने नाम ले दिया था, हाफिज सईद के छोटे भाई, और ये भी बता दिया कि गार्डन टाउन लाहौर में दफ्तर में चल रहा है खाता। एक दो और प्लेटफॉर्म्स के भी उन्होंने नाम लिए थे, प्लेटफॉर्म्स भी और जो छपने वाले हैं। फिर उन्होंने बाज़ 500 से ऊपर किताबों के नाम लिए, नाम से ना लिए मतलब उनकी तादाद बताई एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कि जो पब्लिकेशंस या जो किताबें बैन हो चुकी हैं दिखावे के तौर पर। लेकिन उन्होंने कहा कि आप किसी का नाम लें, मैं आपको अनारकली या उर्दू बाजार लाहौर से ही उसको वो आपको दस्तयाब करवा दूंगा। यानी हैं बैन मगर बिक रही हैं। तो जिन चीज़ों के ज़रिए, और ये उनका पहला पॉइंट था, बल्कि यही वो बात थी जिससे हम ट्यून इन हुए थे। मैं इससे पहले मुजाहिद हुसैन साहब को नहीं जानता था, मेरा इस पॉडकास्ट सुनने से पहले उनसे कोई तारुफ नहीं था। लेकिन ये जुमला आया तो मैंने वहीं संजीदा होकर बैठ गया सुनने के लिए। उन्होंने कहा कि इस हॉल में ये जो हम लोग बैठे बात करने लगे हैं, हम में से कितने हैं जिन्होंने ताज़ा ये शुमारा जो है वो देखा हो। उन्होंने ये बताया कि जो पाकिस्तान को डिसमेंबर करने के लिए और इंतहाई तौर पर नाकाबिले अमल रियासत में कन्वर्ट करने का एजेंडा लेकर जो ताकतें बैठी हुई हैं, वो पढ़ती लिखती हैं, वो अपना रेलेवेंट मटेरियल तैयार भी कर रहे हैं और उसको पढ़ भी रहे हैं। उनकी जो ऑडियंस है, जो उनका रीडर है, वो बाकायदा उन चीज़ों से मुत्तले है, और जिनके ज़िम्मे पाकिस्तान को बचाना, इस्तेहकाम मुहैया करना, उसकी जड़ें मजबूत करना, उसकी बुनियादों में ईंटें गारा भरना, और फिर उसके ऊपर उसकी इमारत उठानी, वो सारे के सारे बेखबर हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो स्वीपिंग स्टेटमेंट के तौर पर भी आ जाती हैं, कि जैसे अभी मैंने कहा ना कि वो सारे के सारे बेखबर हैं। वो टोटलिटी इसलिए कही जाती है कि एक है उन शिद्दत पसंदों का आमतुन्नास, आम तबका, और एक आप लोगों का, अहले हकम का, पढ़े लिखे लोगों का, जो इदारा जाती सतह पे जिनका कोई रोल है, वो फैसला साजी करने में करीब करीब रहने वाले या खुद उसके अंदर उन कमरों में रहने वाले, एक उनका तबका है। उनका जो तबका है तोड़ने वालों का, वो सारा जो है वो पढ़ा लिखा है। आप कह देते हैं कि वो अनपढ़ है, वो बाकी दुनियादारी की सारी चीजें जिनकी उन उलूम में जरूरत है, जो उलूम दुनिया को बनाने या दुनिया में अपना एक निशान छोड़ने या दुनिया में अपना एक किरदार अदा करने के लिए जो उलूम चाहिए, उनके लिए वो अनपढ़ है। लेकिन ये तबाही फेरने के लिए जिस फिलॉसफी की जरूरत है, जो फिलॉसफी घड़ के उनके कानों में उंडेली जाती है, जिसके जरिए वो शिद्दत पसंदी को एक मुस्तहब नहीं बल्कि फरीजा, और एक ऐसा काम जिसके लिए गोया खुदा ताला आसमान पे बैठा इंतजार कर रहा है उनके कि किस किस ने वो पूरा कर लिया, उनको वो गोद में उठा ले वेलकम करने के लिए।
उन बातों को वो सारा सबने पढ़ा है और उनको वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उनको पूरी तरह उन्हें इंजेक्ट किया जाता है और वो उसको वसूल भी कर रहे हैं, वो सारे पढ़े लिखे हैं उस लिहाज से। और जिनके जिम्मे दिफा का काम है वो जानते ही नहीं है कि वो क्या क्या बातें हो रही हैं, जिसमें उन्होंने किज़्ब मुकद्दस की एक मिसाल दी, जिस जो इस्तिलाह बुनियादी तौर पर बताया उन्होंने कि खालिद अहमद जो मरहूम अभी फौत हुए हैं जर्नलिस्ट, ये उन्होंने वजह की थी। और किज़्ब मुकद्दस के नाम पर जितना झूठ घड़ा जाए, बनाया जाए और फिर डिसेमिनेट किया जाए, बांटा जाए, वो सारे का सारा एक मुकद्दस फरीजे का दर्जा रखता है उनके यहाँ। और जो हमारे एंड पे हैं, अब फिर मैं यानी उस तबके की शिद्दत पसंदी के जरिए से रियासत को कमजोर और करने और बिलाखिर उस सिस्टम को तोड़ने की जो बात करते हैं, उनका बैलेंस इस तबके के साथ भी किया जाए। इसके मुकाबिल पर कौन है? इसके मुकाबिल पर डॉक्टर मुबारक अली जो एक सेन हिस्टोरियन है वो नहीं है उनके मुकाबले पर खड़े हो गए। इनके मुकाबले पर मुन्नू भाई मरहूम नहीं खड़े हुए थे। वो बात कर रहे थे, वो बोल रहे थे, वो ड्रामा लिख रहे थे, वो गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन उनका फैसला साजी में कोई किरदार नहीं था। पावर कॉरिडोर में उनके करीब भी उनको नहीं आने दिया जा रहा था। हुसैन हक्कानी रखे जा रहे थे, ये बोले नहीं जो है इरशाद अहमद हक्कानी, वो मिनिस्टर भी बनाए जा रहे थे क्योंकि जमात इस्लामी का बैकग्राउंड था। मुन्नू भाई बड़े दानिश्वर होने के बावजूद पर्सोना नॉन ग्राटा थे एस्टेब्लिशमेंट के लिए और फैसला साजों के लिए। वो कला में आप देखें कि जिन्होंने वो रोल प्ले किया है जो रियासत की एक गैर मुतनाज़े और दरमियानी और मुतवाजन पॉइंट पे खड़ा रखती है, रियासत को डिस्क्रिमिनेशन से बचाती है। वो आसमा जहांगीर पे अब करते हैं प्रोग्राम सारे, लेकिन आसमा जहांगीर जब तक जिंदा थी वो तो एक नॉन पेट्रॉइट किस्म की शख्सियत के तौर पर ही ली जाती थी। उनके ऊपर दही डाल के कुत्ते छोड़ने का काम तो किया रियासत ने, लेकिन उनको ऑन करने का काम कोई नहीं किया किसी ने। इससे थोड़ा इसी तरह जो मुमताज कादरी के माथे चूमने वाले वकील हैं, उनकी हैसियत और अहमियत और है एक्टिविज्म में, और आबद हसन मंटो जैसे जो हैं उनका हैसियत और है। उनको सिर्फ रहने दिया जा रहा है। फिर इसी तरह अब कैसे कैसे बताएं, जिन्होंने खत्म नबूवत के प्राइड लेने हैं वो राइटर जो है उनकी हैसियत और है, और उसके मुकाबिल पर सादत हसन मंटो जो है उसके ऊपर सिर्फ प्रोग्राम हो सकते हैं। वो जो है जो उसके ऊपर किताब आ गई, उसके ऊपर बात कर ली, लेकिन उसके विजडम को किसने ओन करना है? वो कोई नहीं करना। वो विजडम आपने अताउल्लाह कासमी का करना है, जो ये कहेगा कि ये उस जमाने की बात है जब मेरे अब्बा जो है वो मजलिस एहरार और अताउल्लाह शाह बुखारी की इक्तदा में ये एक्टिविज्म कर रहे थे अमृतसर में। वो दो शिकार कर गए ना, एक ये कि जितना एक्सट्रीमिस्ट तबका पाकिस्तान में मौजूद है उनको ये बता दिया कि मैं तुहाडे उन्हां दा पुत्र जे जेड़े अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत दे नाल सन बंदे, और ये जो मैं क्लीन शेव करके फिर रहा हूं ये तो मेरा एक परसोना है, असल में तो मैं देखो ना मैं ओन करता हूं आपकी उस हैसियत को। दूसरा फायदा उसमें यह हो गया कि जब वही सारों को ही ओन करना है तो एम्बेसडरशिप तो उनके ऊपर निछावर की गई ना, सफीर बना दिया। मतलब इससे हमें ये नहीं है कि अब उनके वो कहते हैं ना तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्या, अल्लाह ताला अच्छों में से बुरे, जिंदों में से मुर्दे, वो सारा पैदा करने का निजाम जारी है। अब उन्हीं की आगे औलाद में से जो दो बच्चे आए हैं उनके
यासिर और उस्मानी दूसरे जो है, नाम अब जहन से मेरे उतर गया, तारिक, वो एक दूसरे एंड पे जाके बात करते हैं, क्योंकि वो जो जो कुछ घोल के पिलाया गया था उसकी उल्टी कर दी है इस जनरेशन ने। वो हजम नहीं हुआ, पूरी जनरेशन को हजम नहीं हुआ, और ये उल्टियां आपको पूरे मुल्क में जगह जगह सारे सब्जेक्ट्स में होती हुई नजर आ रही हैं। शायरी में क्या, गायकी में क्या, आर्ट में क्या, कल्चर में हो रही हैं। असल में तो वो क्या है चीज, मतलब मुझे बिल्कुल ही आपकी समातों पे गिरान गुजरने वाला लफ्ज बार बार बोलना पड़ रहा है, लेकिन अगले दिन मैंने एक फिल्म देखी जो वहां पे कच्ची आबादियों के अंदर जो बच्चों की लाशें मार के फेंक देने वाले थीम के ऊपर इंडिया में बनी हुई थी। तो वो इतनी कराहत वाले छप्पड़ के ऊपर उन्होंने उस नालियों के ऊपर वो फिल्मिंग की हुई थी। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि ये क्या बकवास है यार, इतना गंदे सीन है कि उल्टी आने वाली है। फिर मुझे ख्याल आया कि यही तो उस प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का काम है कि जिस कराहत को वो चाहता है करीउल मंजरी को दिखाना, कि जिससे देखने वाले को भी घर में बैठे हुए उबकाइयां आने लगे, वो उसने पेश कर दी है। यही हाल जो है, जब आप इन दिनों मेरे वो बेटे ने एक किताब मंगवा के पढ़नी शुरू की हुई है जो आयशा जलाल ने लिखी है मंटो के ऊपर, अमेरिका में, अंग्रेजी में। तो ये तो अभी जाहिर है इसके नजदीक तो दरमियान में गैप आ गया था ना, तो ये जब उस पर पढ़ते पढ़ते या कहीं मुझसे बात करता था, सादत हुसैन मंटो, मेरे पुत्र, ये हुसैन नहीं है, ये हसन है। मगर इसको उसका नाम दुरुस्त लेना नहीं आता था, लेकिन उसके काम के ऊपर काम कर दिया, उसकी भतीजी ने किया या जिसने भी, और फिर आगे पढ़ने वालों ने पढ़ लिया, वो बात समझ रहे हैं। जिस जमाने में ऑब्सेनिटी कहा जा रहा था उसके लिखे हुए को, अब वो इतनी इतनी मोटी जिल्दों में वो है, वो अफसानों के मजमूए कुल्लियात मंटो की, वो अब फैशन है ना। बात तो तब थी जब मंटो खुद चीख रहा था, उस वक्त किसने सुनी? वो अलीम साहब का शेर है कि कल मातम बेकीमत होगा, आज इनकी तौकीर करो। कल बैठ के आप लोगों ने मातम करना शुरू कर दिया हमारा, वो बेकीमत होगा। जैसे आज मंटो के ऊपर जो मर्जी, फैज साहब के ऊपर जैसे मर्जी फेस्टिवल फैज फेस्टिवल करते फिरे, फैज के होते हुए आपने फायदा कितना उठाया उसके थॉट से? फैज तो फैज यूसफी करते फिर रहे हैं अब जगह जगह सोशल मीडिया पे आगे पीछे। यूसफी साहब की वफात हुई है, कितने कौमी सतह पर कहां कहां उनको ओन और किया गया और सराहा गया। मुख्तार मसूद के ऊपर किसने बैठ के काम किया, या किस तरह जब वो चंगा भला बंदा था। इसका मतलब है कि ये एक बिल्कुल कैलकुलेटेड मूव थी, इसमें कोई इतनी बात नहीं थी कि जी वो, ये बात ऑफ कोर्स एक अलग एक स्ट्रैंड के तौर पर आ रही है, साथ साथ एक दहाई क्या, एक साल भी, बल्कि एक सिमाही भी इसके बगैर नहीं गुजरी कि ये जो अहमदिया परसिक्यूशन और अहमदियों को स्क्रू टाइट करना और उनको ब्लैक आउट करना। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर देखें तो सिर्फ अहमदियों को ब्लैक आउट करना इतना सा काम नहीं था। जिन्होंने प्लान किया था उनका इससे काम ही नहीं चलता था। मसलन एक तरफ इनको तो चले कर लिया ब्लैकआउट, उसके बाद जो बाकी सोसाइटी है वो डॉक्टर मुबारक अली के थॉट की तरह हिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दे, वो सादत हसन मंटो के थॉट की तरह जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिटिसिज्म है सोसाइटी के मुनाफकत के ऊपर, वो करना शुरू करे और उसको ओन करना शुरू कर दे सोसाइटी। डॉक्टर परवेज हूद भाई की तरह वो जगह जगह जो है वो तालीम को सिलेबस की बुनियादों में जो कीड़ा लगा हुआ है उससे हटा के दोबारा जिंदा करने की बात करनी शुरू कर दे। और इसी तरह मुजाहिद हुसैन ने जो आज एक पॉडकास्ट दी, तो हम कहते हैं इस पर 10 प्रोग्राम करें। मुजाहिद हुसैन कोई दुनिया से अलग तो नहीं, पाकिस्तान में दीगर भी जर्नलिस्ट ही बैठे हुए थे। ये एक्सेस जो थी इंफॉर्मेशन तक, या उसको जाके एक मुअय्यन तौर पर चीजें बना के एक आर्टिकुलेट करके लिख लेने का काम जो है वो और लोग भी कर रहे थे, कर सकते थे। लेकिन
जिस जहानत के साथ इन्होंने कहा कि आज आप ये कुरम में जो कत्ले आम है और उस कत्ले आम के ऊपर चादर डालने का काम अब जो कर रहे हैं, तो ये क्यों नहीं बताते कि आपने किस जमाने में ज़िया के दौर में क्यों, किस वजह से टैंक चढ़ाए थे और क्यों ये अफगानिस्तान के को जो है वो आपका मोस्ट एक्सेसिबल रास्ता था जिसका ओपन करने के लिए आपने ये सारी शोरश की बुनियाद खुद रखवाई थी। और फिर वहां के निकले हुए बंदों को फिका जाफरिया, तहरीक जाफरिया का जो है उसको तहरीक निफाज फिका जाफरिया में कैसे कन्वर्ट किया। लफ्ज तो एक ही है छोटा सा। तहरीक जाफरिया एक एतकादी सिलसिला है, तहरीक निफाज फिका जाफरिया में इम्प्लीमेंटेशन और फोर्सफुल किसी के ऊपर मुसल्लत करने का थॉट आ जाता है। और इसके साथ पैरेलल तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदिया वाला, सूफी मोहम्मद वाला वो काटल चल रहा था। और जिस जमाने में मेरी जब कल परसों बात हुई इनसे, मुजाहिद साहब से, तो मैंने इन्हें कहा कि उस जमाने में आप कह रहे हैं ना कि आपने 10 किस्तों में मजमून लिखा था और किसी ने नहीं छापा। मैंने तो कोई 10 किस्तों वाली बात नहीं, सिर्फ एक उन दिनों जंग में पूरा ये कलर पेज छपा तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदिया के सूफी मोहम्मद का, और उसने एनजीओज और डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो हर्जा सराई करनी थी वो करके एज ए सूफी और एज ए मुफ्ती और एज ए मुल्ला, तो उसके बड़ी बड़ी सुर्खियां निकालते हैं। फिर चस्के तो लेते हैं ना जर्नलिस्ट भी। एनजीओ की खवातीन आपको जहां कहीं शुमाली इलाकात में नजर आए उनको जबरदस्ती पकड़कर घर ले जाएं और उनके साथ निकाह कर लें। मैंने उस जमाने में वो सारा सप्लीमेंट पढ़ने के बाद एक लंबा तफसीली कॉलम या मजमून लिखा उसके ऊपर, और उसमें मैंने ये लाइन ली कि ये तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदिया और ये सूफी मोहम्मद, ये तो इस वक्त की रजीम ने शोशे छोड़े हुए हैं। इनकी तो कोई उस तरह से हैसियत नहीं है। ये आएंगे चले जाएंगे, कोई अगला दौर आएगा, ये इनका बेड़ा गर्क करके दे वुड बी इन द मतलब कब्रों की मिलियामेट हो जाएंगे। इनको पता ही नहीं होगा ये किसी को कौन थे ये। लेकिन जिस शरीयत मोहम्मदिया के ऊपर ये इस वक्त नॉनसेंस बिखेर रहे हैं, और वो जो इस्लामिक वे ऑफ मैट्रिमोनी है उसका एक बुनियादी तरीन रुकन जिसके बगैर निकाह हो ही नहीं सकता, वो कॉन्सेंट ऑफ द टू पार्टीज है। क्योंकि निकाह बुनियादी तौर पर तो एक दो पार्टियों, दो फरीकों के दरमियान मुआहदा है। उस मुआहदे की जो इस्लामी शक्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेके चलती हुई आ रही है, जिसमें वो खुतबा निकाह की आयतें हैं, और हैरत की बात है कि वो जो तीनों आयतें पढ़ी जाती हैं मसनून, वो तीनों या अय्युहन्नास से शुरू होती हैं। वो या अय्युहल मुस्लिमून या अय्युहल मोमिनून से तो शुरू ही नहीं होती। तो या अय्युहन्नास से शुरू होना ही बताता है कि निकाह जो है वो एक इंटरनेशनल एक्टिविटी है, जिसको बैनुल अक़वामी वो एक प्रैक्टिस है, इंसानियत की मिरास है बेसिकली निकाह करना, और इंसानियत ही की बका है इसके ऊपर। उस सारे प्रोसेस को जब इस्लाम के और बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अंदाज में बता दिया और वो जारी हो गया, तो उसके कुछ ऐसे अज्जाए तरकीबी हैं जिनके बगैर वो मुकम्मल नहीं होता। उसमें से एक लाजमी जुज़्व है कॉन्सेंट, औरत और मर्द दोनों का उस पे कहना कि हाँ मैं करना चाहती हूँ, और वो कहे कि मैं करना चाहता हूँ। कबूल, इजाबो कबूल जिसे आप देखते हैं मस्जिदों में। तो सूफी मोहम्मद के इस तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदिया के इस फतवे की रूह से, जिसको आपने एनजीओ की फील्ड में ऑफिस से अगवा किया औरत को और पकड़ के उसको जबरदस्ती घर ले गए, ये भी नहीं देखा कि उसके पीछे पहले ही शादी और 4-6 बच्चे हों। तो ये जो आपने जो इसकी मोडेलिटी बयान फरमाई है मौलाना निकाह की, ये निकाह से ज्यादा अगवा और जिना से मिलती है। तो इस अगवा और जिना की एक्टिविटी को आप निकाह का नाम, और निकाह भी तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदिया,
सो बताने का लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट के मतलब इन कहानियों को बयान करने का मकसद ये है कि आपके यहाँ रियासत और रियासत के फैसला साजों ने कैलकुलेटेड मूव करके आपके आमद और नास को जाहिल रखा और अभी भी जाहिल रखेंगे, और हुकूक देने की बजाय उनके ऊपर थॉट मुसल्लत किए गए। जब ये सारा कुछ हुआ तो उसमें लोगों का स्टेक खत्म हो गया। आप कहते हैं ना सारे स्टेक होल्डर्स मिलके, उस स्टेक होल्डर्स में वो बुनियादी बंदा नहीं है जिसकी बुनियाद पर ये अपना नाम स्टेक होल्डर रखते हैं। तो उस वक्त जो मैंने लिखा था वो मैंने फारूक अकदस को जाके दिया, ये तो नहीं छाप सकता। और फिर सुजाना प्राइस होती थी उस वक्त बीबीसी की नुमाइंदा, वहीं F7 में दफ्तर भी था, घर भी था। जाके मैंने उसकी बैल दी, उसे मैंने कहा कि ये लो। जब मैंने क्या करना है, मैंने कहा तुमने ये करना है कि मुझे पता है और मैंने इसमें ये बात लिखी है कि आज तो आपने ये बकवास कर ली है, लेकिन आज से 50 साल के बाद जब ये भी एक वन ऑफ द वे ऑफ मैट्रिमोनी समझा जाएगा ना, अगर ये बात प्रिवेल कर जाए तो आपकी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में बैठे हुए जब मुसलमान होंगे ना, उनको, उन नौजवानों को, उन स्टूडेंट्स को, आपके ब्रिटेन स्टूडेंट्स और वेस्टर्न स्टूडेंट्स ये कहेंगे, हाँ लुक मिस्टर फला, दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे ऑफ मैट्रिमोनी इन मोहम्मदन मैट्रिमोनी लॉज। तो मैं रजिस्टर करवा रहा हूं कि ये बकवास है, इसका मोहम्मदन मैट्रिमोनी लॉज से कत्तन कोई ताल्लुक नहीं है, ये नॉनसेंस है। तो वो समझ तो खैर सारे ही जाते हैं, किसको नहीं पता होता। उस जमाने में मतलब एक के बनो ऊंज सोनी उतो सुती उठी, एक पहले जाहिल और बेईमान, ऊपर से उस बन्नों के पास जो है वो एटम बम हो, तो इंटरनेशनल फोर्सेस, इंटरनेशनल मीडिया के लिए तो वो हॉट केक है ना पाकिस्तान। लेकिन बेड़ा किनका गर्क हो रहा है, वो जो अब मुल्क छोड़ने के लिए समुद्रों के ऊपर प्लास्टिक में हवा भरी हुई कश्तियों में जान गंवा के भी मुल्क, किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए जो कर रहे हैं ना। आज किसी ने जुमला कसा हुआ था फेसबुक पे कि जिस मुल्क को हासिल करने के लिए इतनी कुर्बानियां दी गई थी, उस मुल्क को छोड़ने के लिए लोग जान की बाजी लगाने पे तुले हुए हैं, और नीचे वो तस्वीर थी कि कश्ती में इतने गर्क हो गए। ये हालत है। और ये सारे अगर हम ये मुजाहिद हुसैन जैसी गुफ्तगू को सोसाइटी और ऑडियंस आगे लेके चल पड़े, इससे ज्यादा बेहतर ऑप्शन सर्वाइवल का और उस मुल्क की इंटेग्रिटी का और नहीं कोई सोचा जा सकता। क्यों कि वो वन साइडेड फ्लो आ रहा है। ये गुफ्तगू आगे बांधने वाली कोशिश है, मगर बंद बांधने के लिए जिस रेजोल्यूशन की जरूरत है वो जनरली नापैद है, कहीं कहीं है। उस कहीं कहीं को इकट्ठा करना, उन तक बात पहुंचाना, यही हमारा एक मकसद होता है। अल्लाह के हवाले। अस्सलाम वालेकुम।